Good evening. Welcome to today's session. My name is Ashish and I'll be taking you through this session today. So, what are we going to do today? अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है हम कई सारे क्वेश्चन टाइप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज जो हम क्वेश्चन टाइप करने वाले हैं दैट इज मैचिंग फीचर्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट, आई शुड से द मोस्ट ट्रिकी वन, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे बहुत टाइम लगा देते हैं. इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है. Otherwise, you can end up wasting a whole lot of time on this kind of a question. So this is what we are going to do today. If this is the first time that you are joining us, तो आपको मालूम है आपने क्या करना है. आप पिछले वीडियोस जाके देखिए, प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए. रीडिंग बेसिक्स का पहला वीडियो है वो जरूर देखिए ताकि आपको आइल्स के बारे में पता लग जाए और रीडिंग के बारे में पता लग जाए. बट आज हम क्या कर रहे हैं? आज कर रहे हैं मैचिंग फीचर्स. सो लेट्स लुक एट इट and understand what this question type is. बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में डालते रहिएगा एंड विल कीप आंसरिंग. इवन इफ यू आर नॉट वाचिंग अस लाइव, तब भी आप कमेंट्स में क्वेश्चंस अपने डालेंगे तो भी हम उनको रिप्लाई जरूर करेंगे. ओके, चलिए फिर मैचिंग फीचर्स देखना शुरू कर रहे हैं. हम इसको पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन टाइप है क्या और आइल्स इसके बारे में क्या कहता है. क्या कहता है इसके बारे में? Okay, so what it says is कि test takers match what? A set of statements or information with certain features. क्या मतलब है इसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी और उसके बाद 3 नाम ऐसे दिए होंगे जिन्होंने वो स्टेटमेंट्स बोली होंगी. सपोज 3 साइंटिस्ट के नाम है, आज हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे इसको. तो वो हो सकता है, या हो सकता है डेट्स दी हुई हो. वहां पे आपको 3 डेट्स दी हुई हैं, से 1970s, 1980s, 1990s. हमें पैसेज में से ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वो स्टेटमेंट्स हैं वो किस ईयर में हुई, किस डेकेड में हुई. राइट. सिमिलरली अगर कोई साइंटिस्ट का नाम है तो जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, वो 4 स्टेटमेंट्स में उस साइंटिस्ट ने, उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कौन सी स्टेटमेंट बोली थी, ये होता है मैचिंग फीचर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो इट विल मेक इट मोर क्लियर. बेसिकली इफ यू रिमेंबर, स्कूल में भी हम करते होते थे, मैचिंग करते होते थे. एक तरफ हमारे पास 3 या 4 ऑप्शंस होती थी, दूसरी तरफ होती थी और उन्हें मैच करना होता, क्रिस क्रॉस करके मैच करना होता था. सो इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस भी है. क्या डिफरेंस है वो अभी जब हम अगला पॉइंट करेंगे तो उसमें हमें वो उलट क्लियर हो जाएगा. इसमें आंसर क्या देंगे हम? ए, बी या सी, जो भी वहां पे ऑप्शंस हैं फीचर्स में दिए हुए हैं वो देंगे हम इसमें. ठीक है, ये देखो इसमें भी यही लिखा है जैसे कि मैचिंग एज ग्रुप्स या ऐसा कुछ मैच करने की वहां पे बात आएगी. ये देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज पॉसिबल दैट सम ऑप्शंस मे नॉट बी यूज्ड एंड सम ऑप्शंस मे बी यूज्ड मोर देन वंस. ये चीज बहुत क्लियर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज वहां पे 3 साइंटिस्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि उन तीनों में से किसी एक साइंटिस्ट का नाम एक बार से ज्यादा यूज हो जाए या एक बार भी यूज ना हो. तो कभी ये नहीं करना कि हमारे पास 2 के नाम मिल गए तो सोचा कि अब तीसरे का तो आंसर पता ही है, हम थर्ड साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं या थर्ड फीचर का नाम लिख देते हैं. ऐसा नहीं करना. ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हैं. बहुत बार हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है और आज भी देखेंगे कि जहां पे ये मैच नहीं करता, कोई यूज ही नहीं होगा या कोई एक बार से ज्यादा यूज हो जाएगा. आगे देखते हैं. ओके, द ऑप्शंस विल, द इंस्ट्रक्शंस विल टेल यू कि कहां पे वो मोर देन वंस यूज होना है. जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, वी विल डू इट टुडे एज वेल, जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे आई विल शो यू. अगर वहां दिया हुआ है कि अ नेम कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, एन ऑप्शन कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, इसका मतलब वो एक बार से ज्यादा यूज हो सकती है, तभी हमें चिंता करने की जरूरत है कि शायद वो दोबारा यूज हो जाए. अगर ये वाली एक लाइन नहीं दी हुई इंस्ट्रक्शंस में, दैट एन ऑप्शन कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, अगर ये वाली एक लाइन नहीं लिखी हुई, देन इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि
जहां हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें टेंशन नहीं है कि ये दोबारा भी कहीं यूज हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु विल बी इनकाउंटरिंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन पैसेज वन। पैसेज वन में टिपिकली ये वाली चीज दी हुई होती है कि एन ऑप्शन विल बी यूज मोर देन वंस वाली ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, अभी हम जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो आगे वो भी क्लियर हो जाएगा। the questions do not follow the same order as the information in the passage। ये अगर आपको याद हो, मैंने पिछले कई क्वेश्चन टाइप्स में बताया था कि कहाँ कहाँ आपकी जो इंफॉर्मेशन है दैट फॉलोज द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज एंड कहाँ पे नहीं करता। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन, इन सब में इट फॉलोज। एंड हमने क्या देखा था? मैचिंग हेडिंग्स, मैचिंग इंफॉर्मेशन। और आज ये वाला क्वेश्चन टाइप ऐसा है जहां पे इट विल नॉट फॉलो द ऑर्डर। दिस मीन्स कि जरूरी नहीं है कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर पैसेज ए में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन का उसके बाद आएगा, उससे आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। इस चीज का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सो दीज वर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस। नाउ लेट्स गो इनटू स्पेसिफिक्स कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब उसको देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन दिखता कैसा है। ओके, ऐसा दिखता है। हम पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे सबसे पहले। इंस्ट्रक्शन क्या करें? ओके, मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट पर्सन, यानी जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट पर्सन, यानी किस पर्सन ने वो चीज कही या क्या वो वाली चीज किस पर्सन से रिलेटेड है, उससे हमें इसको मैच करना है। उससे ए, बी या सी चूज करना होगा। अब ये देखो सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है एन बी an option can be used more than once। You can use any letter more than once। मतलब हमारा जो आंसर है उसमें जो ऑप्शंस हैं ए, बी या सी, वो एक बार से ज्यादा यूज हो सकती हैं। इस चीज का ध्यान हमने रखना है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे मेन चीज वही है, उसको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पहले पैसेज पढ़ना है या पहले क्वेश्चन देखना है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जहां हमें दोनों चीजें करनी है। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों चीजें करने का क्या मतलब हुआ? हमने कुछ क्वेश्चन टाइप्स थे जहां मैंने आपको क्लियरली बोला कि पहले क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज मत पढ़ना। और फिर कुछ क्वेश्चन टाइप्स थे जहां मैंने बोला पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे और बाद में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे मैच हेडिंग्स था, राइट। तो इस क्वेश्चन टाइप में क्या करना है? इस क्वेश्चन टाइप में पहले हम पढ़ेंगे हमारी ऑप्शंस, क्वेश्चन नहीं ऑप्शंस, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आधा क्वेश्चन पहले पढ़ा और उसके बाद पैराग्राफ पे गए और फिर वापस ऑप्शन पे आएंगे। इसका मतलब समझाता हूं। देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं जो हमारे सामने है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23, उसकी एक स्टेटमेंट है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 24 इसकी है, नहीं पढ़ना। 25 इनको नहीं पढ़ना हमने। 26 तक हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। 4 क्वेश्चन थे, चारों को नहीं पढ़ा, मैंने देखा ही नहीं कि उनमें क्या लिखा हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ पीपल। लिस्ट ऑफ पीपल को पढ़ लेते हैं। बेन नोवैक हमारे लिए एक ऑप्शन है, माइकल आर्चर दूसरी ऑप्शन है, एंड बेथ शपीरो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन है। तो बेथ शपीरो हो गई, माइकल आर्चर हो गया एंड बेन नोवैक। अब ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो हमने क्या करना है, इनको मैं एक बार के लिए हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अभी देखें, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ओके। इस टाइप में हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। माइकल आर्चर हमारे लिए कीवर्ड है, मैं उसको बोल्ड कर देता हूं। एंड बेथ शपीरो हमारे लिए कीवर्ड है, बेथ शपीरो को हमने हाईलाइट कर दिया। अब बहुत बार होगा कि हमें नाम प्रोनाउंस नहीं करना आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पीकिंग का टेस्ट नहीं है, ये हमारी रीडिंग का टेस्ट है। तो इट डज नॉट मैटर अगर वर्ड मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा, नाम नहीं समझ में आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट नाम देखना समझना जरूरी है। स्टेप 1 क्या किया हमने? स्टेप 1 में हमने जो
मैचिंग फीचर्स की ऑप्शंस हमें दी हुई थी। क्वेश्चन नहीं देखा है हमने, ऑप्शंस देखी। इस केस में क्या थी ऑप्शंस? पीपल के नाम थे, साइंटिस्ट्स के नाम थे, तो वो हमने ले लिया। अभी तक हमने पैसेज को देखा भी नहीं है, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू इज, once we have identified the names of the scientists or the people, now we will go to the passage. अभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू दी पैसेज नाउ। और पैसेज को कैसे देखेंगे? पैसेज को पूरा नहीं देखना, पैसेज बहुत बड़ा होगा, उसमें कई पैराग्राफ होंगे, ए बी सी डी ई एफ, सारे पैराग्राफ नहीं देखने। हम सबसे पहले सिर्फ एक पैराग्राफ को देखेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद पैराग्राफ ए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पैराग्राफ ए। उस पैराग्राफ में भी आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ नाम ढूंढना है। ये 3 नाम हैं, आपने सिर्फ नाम ढूंढना है और पढ़ना नहीं है उसको। यू जस्ट हैव टू स्किम थ्रू द एंटायर थिंग। आप सिर्फ नाम ढूंढ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। उसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ नाम ढूंढिएगा। जहां नाम मिल गया वहां रुकेंगे और उसको पढ़ेंगे। आई एम मूविंग यू टू द पैसेज ए और पैराग्राफ ए ऑफ द पैसेज। आई विल गिव यू a minute to go through it and then I'll take you through कि कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। आगे के आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, एंड हियर वी गो। ये आ गया हमारे पास पहला पैराग्राफ, विच इज पैराग्राफ ए, विच इज ये हमारे पैराग्राफ का वो है, शुड वी ट्राई ब्रिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज टू लाइफ। ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा पैसेज है जिसको हम पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, इन 3 साइंटिस्ट्स का नाम ढूंढना है इस पैराग्राफ में कि कहीं पे भी इन 3 साइंटिस्ट्स का कहीं पे नाम है या नहीं है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू जस्ट गो थ्रू इट एंड सी अगर आपको कोई नाम मिलता है। अगर मिलता है तो कमेंट्स में डालिए, लेट्स सी। मिल गया हमें, नाम मिल गया हमें। कौन सा नाम मिला? बेन नोवैक हमें मिल गया। कहाँ मिल गया? ये मिल गया हमें, बेन नोवैक। ठीक है, अब हमें नाम मिल गया। अब जहां पे हमें नाम मिला, अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, इस साइंटिस्ट के बारे में क्या कह रहा है। जेनेसिस्ट यानी जो जीन से डील करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें उस टर्म का नहीं भी पता है तो हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। ये है कि किसी तरह का साइंटिस्ट है। बेन नोवैक लेड टू अ व्हाट? ये एक लेड रिसर्चर है। ही इज अ लेड रिसर्चर किस चीज में? ऑन एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। एम्बिशियस क्या होता है? जो कि बहुत, जिसकी एम्बिशियस मतलब ऑफ हाई एम्बिशन, एज इन जो काफी व्हाट कैन यू से, अभी पॉसिबल नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल। ओके, सो दैट इज व्हाट एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट इज, व्हिच सीम्स इम्पॉसिबल बट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग इट पॉसिबल। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो क्या ट्राई कर रहा है? वो एक बर्ड को जिंदा करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। जिंदा किसको कर रहे हैं? एक्सटिंक्ट बर्ड को, यानी जो कई सदियों पहले जो खत्म हो चुकी है जो स्पीशीज, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं वो? द बेसिक प्रीमाइस इंक्लूड्स क्लोनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे इस चीज को करने के लिए, करेंगे क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। एंड इसके केस में क्या करेंगे, वो उसका डीएनए और उसका एम्ब्रियो लेके उससे उसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, हमें उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए कोई वो उसका मतलब नहीं है। देखिए, ये पिजन्स की बात हो रही है, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे उन पिजन्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो वाली बात की जा रही है। अब हमने समझ लिया कि बेन नोवैक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बेन नोवैक जो है किसी तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी? एक कोई पिजन्स है उसकी
स्पीशीज को ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट में उसने क्या कहा कि ये अकेले नहीं है जो इस चीज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमें पता लग गया कि बेन नोवाक ने ये वाली चीज की है। क्या किया है? बेन नोवाक ने कुछ एक एक्सटिंक्ट बर्ड को लाने की कोशिश की है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट बेन नोवाक हैज डन, नाउ वी आर गोइंग बैक टू द क्वेश्चंस 26 टू let's now go through the questions. Okay, 23 देखते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या बात हुई? 23 क्या कह रहा है? 23 क्या कह रहा है? रीइंट्रोड्यूसिंग एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, यानी रीइंट्रोड्यूसिंग एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, यानी किसी एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या हुआ है? जो स्पीशीज खत्म हो गई है उसको रीइंट्रोड्यूस करना, उसको यानी दोबारा डालना कहां? टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज होम, राइट। सो किसी एक स्पीशीज को जो खत्म हो गई है उसको वापस अपने ओरिजिनल हैबिटेट में डालने से could improve the health of a particular species living there। मतलब कि वहां पे जो ऑलरेडी एक कोई पर्टिकुलर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर जब भी एक वर्ड आएगा यानी किसी स्पेसिफिक चीज की बात होगी, यानी किसी स्पेसिफिक स्पीशीज का, स्पीशीज मतलब किसी और जानवर का हो सकता है, राइट, किसी और ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ऐसी कोई बात आई है अभी तक बेन नोवाक ने? कोई ऐसी बात नहीं आई। हमें क्या पता लगा है कि बेन नोवाक दोबारा से कोई एक्सटिंक्ट बर्ड को, किसी तरह के पिजन को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, बट उससे क्या किसी की हेल्थ इंप्रूव होगी, ऐसी कोई बात आई? नहीं आई। तो ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। अगला देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? द कॉजेज ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्शन, यानी जिन कारणों से, जिन कॉजेज से एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ यानी खत्म हुआ, उसके कारण जानना जरूरी है, उन पे फोकस करना जरूरी है। ऐसी कोई बात की बेन नोवाक ने? बिल्कुल नहीं की। तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं है। अगली ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, अ स्पीशीज ब्रॉट बैक फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कोई जब स्पीशीज, किसी स्पीशीज को वापस लाया जाएगा एक्सटिंक्शन से, यानी उसको दोबारा किसी तरह पैदा किया जाएगा, इट विल हैव अ बेनिफिशियल इंपैक्ट, उसका फायदा होगा किस पे? ऑन दी हैबिट, ऑन दी वेजिटेशन ऑफ इट्स हैबिटेट। वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन होता है ग्रीनरी, राइट। वेजिटेशन में एनिमल नहीं आते, वेजिटेशन में ज्यादातर क्या आता है? वेजिटेशन में ज्यादातर आता है फ्लोरा, यानी जितनी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वो आते हैं। तो यानी जब किसी स्पीशीज को वापस लाया जाएगा तो उससे किसको फायदा होगा? वहां के फॉरेस्ट को या वहां की ग्रीनरी को या वेजिटेशन को कोई फायदा होगा। ऐसी कोई बात आई? ऐसी भी कोई बात अभी तक नहीं आई जो हमने बेन नोवाक के बारे में पढ़ा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कह रही है? आर करंट एफर्ट्स, यानी हमारी अभी तक की जो एफर्ट्स हैं, करंट यानी अभी जो चल रही हैं, अभी जो हमारी एफर्ट्स चल रही हैं, किस चीज के लिए? टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, दे आर इनसफिशिएंट, यानी वो काफी नहीं है। ये मतलब हुआ हमारा इसका। सो दे आर इनसफिशिएंट, दे आर नॉट सफिशिएंट, ये बात हुई यहां पे। सो अभी तक जो हमने बेन नोवाक के बारे में पढ़ा उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात आई तो नहीं आई, राइट। सो अभी के लिए वी विल नॉट मार्क एनी वन ऑफ दीज, तो कोई भी ऑप्शन हमारे लिए अभी सही नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, अभी भी हम वही 3 कीवर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है। बेन नोवाक देख रहे हैं और माइकल देख रहे हैं और लास्ट हम देख रहे हैं शपेरो, ठीक है। बेथ शपेरो, ये 3 देख रहे हैं।
चलते जा रहे हैं अभी तक हमें। आई एम गिविंग यू 30 seconds टू जस्ट गो थ्रू द पैसेज, सी कहाँ पे कौन सा नाम मिल रहा है हमें। आई होप एवरीवन गॉट दिस वन। माइकल आर्चर देखें हमें मिल गया है, ये रहा माइकल आर्चर। और माइकल आर्चर क्या कर रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए लेट्स रीड दिस पैसेज नाउ। हमें माइकल आर्चर मिल गया है, तो माइकल आर्चर क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहली बात क्या कह रहा है, पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन कह रही है कि इन ऑस्ट्रेलिया ये जो जानवर है जिसका नाम है तस्मेनियन टाइगर इज अनदर एक्सटिंक्ट क्रीचर। तो ये भी एक एक्सटिंक्ट क्रीचर है, यानी ये अब खत्म हो चुका है, ये अब नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद इसको अब लाने की, वापस जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कही इस लाइन में। आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर इज नो कार्निवोर दैट फिल्स द नीश। मतलब अब कार्निवोर क्या होता है, कार्निवोर होता है जो दूसरे जानवर को खाता है, उसको कार्निवोर कहते हैं। हर्बीवोर क्या होता है, जो पेड़ पौधा खाता है। कार्निवोर क्या होता है, जो मीट खाता है। तो उन्होंने बोला कि कोई और कार्निवोर नहीं है, यानी कोई और मीट ईटिंग जानवर नहीं है जो उसके जगह को भर सके। और ये किसने बताया, ये बताया माइकल आर्चर ने, जो हमें नाम मिल गया। पर जो हमारी ऑप्शंस थी अभी उससे रिलेटेड कोई बात की अभी तक उसने नहीं की, अभी तक कोई बात नहीं की। आगे पढ़ लेते हैं। He points out that in decades, यानी वो क्या पॉइंट आउट करते हैं, कौन, माइकल आर्चर क्या पॉइंट आउट करता है, जब से वो एक्सटिंक्ट हुआ है, सिंस इट बिकेम एक्सटिंक्ट, तब से क्या हुआ है, एक देयर हैज बीन अ स्प्रेड ऑफ अ फेशियल व्हाट, अ फेशियल ट्यूमर। एक फेशियल ट्यूमर है। डिबिलिटेटिंग का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल डिबिलिटेट कर दे, यानी आपको एबिलिटी ना छोड़े किसी चीज को करने की। बट अभी अगर हमें वो वर्ड नहीं भी पता तो भी हम उसको छोड़ देते हैं। बट तब से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, कोई फेशियल ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है। ट्यूमर क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है, कोई डिजीज है, ठीक है। तो फेशियल ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है किसमें, इन टेस्मेनियन डेविल। ये एक और जानवर है जो इन्होंने लिखा कि दिस इज आइलैंड्स अनदर नोटोरियस रेजिडेंट। मतलब ये एक और जानवर है टेस्मेनियन डेविल जो वहां पे रहता है उस आइलैंड पे। पर उसको क्या हो रहा है, तस्मेनियन डेविल को अभी क्या हो रहा है, जब से वो तस्मेनियन टाइगर खत्म हुआ है तब से इनमें एक फेशियल ट्यूमर फैल रहा है। ओके, सो ये वाली बात इसने की। अच्छा, फिर इसने क्या बोला कि जो थाइलेसीन्स है, ये जो जानवर हैं, ये क्या करता, वुड हैव, इसने क्या किया होता, इसने इट वुड हैव प्रिवेंटेड द स्प्रेड, इसने उसका स्प्रेड, किसका, फेशियल ट्यूमर का, रोक दिया होता, क्योंकि वो उसने काफी सारे तस्मेनियन डेविल जो हैं उनको मार दिया होता। ठीक है, तो ये बात हुई, तो एक डिजीज के स्प्रेड को उसने, ठीक है, तो इसको रोक दिया होता। अब ये वाली ऑप्शन आ गई हमारे पास। उसने क्या किया कि अगर उसको वापस डाला जाता तो ये वाला जो फेशियल ट्यूमर है ये तस्मेनियन डेविल में हो सकता है खत्म हो गया होता। ये वाली बात आ गई। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। आई होप यू ऑलरेडी हैव द आंसर, बट लेट्स गो थ्रू इट अगेन। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस थी, जल्दी से उनको, अब हमने मतलब उनका समझ लिया है, उसको देख लेते हैं। I'm just giving you a second to look at the options and give me the answer. What will be the answer? 26 ऑप्शन क्या है, 23 सॉरी 23। ओके, रीइंट्रोड्यूसिंग अ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी कौन सी एक्सटिंक्ट स्पीशीज,
तास्मेनियन टाइगर, अगर उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्पीशीज की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। किस स्पीशीज की? तास्मेनियन डेविल की। हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाएगी? उसमें जो ये फेशियल ट्यूमर है ये चला जाएगा, ये उसने लिखा है। तो इसलिए इसका जो आंसर है हमारे लिए क्या हो गया? 26 का आंसर हमारे लिए, 23 का आंसर हमारे लिए हो गया बी। तो आप अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे बी, माइकल आर्चर। माइकल आर्चर ने क्या कहा कि अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तास्मेनियन डेविल को वापस तो उसकी जो वो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी क्योंकि फेशियल ट्यूमर चला जाएगा। आई होप दिस वन वॉज क्लियर। दिस इज इजी। थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा, उतनी प्रॉब्लम आएगी इन टर्म्स ऑफ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड हियर। ओके, चलिए, let's move to the next one. Let's see if you guys are able to find the next one. I'm taking you to the next paragraph now. इस पैराग्राफ में हमें एक आंसर मिल गया है, अभी हमारे पास 3 और बचे हैं। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू a minute to go through it. नाम मिल गया, ये देखिए बेथ शपेरो हमें मिल गया। बेथ शपेरो क्या कह रही है? बेथ शपेरो ये देख लेते हैं कि अगर ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज वापस भी आ जाती हैं तो क्या जो डैमेज ऑलरेडी ह्यूमंस कर चुके हैं वो वापस आ सकता है? ब्रिंगिंग स्पीशीज दैट नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट। वो क्या कहती है कि आई डोंट थिंक व्हाट, कि हम क्या कर सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं या जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है उसको हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग विच इज 100% आइडेंटिकल, यानी कोई ऐसी चीज को नहीं लाया जा सकता वापस जो बिल्कुल सेम हो, 100% आइडेंटिकल हो उस चीज के लिए जो पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ऐसी कोई ऑप्शन आई अभी तक हमारी? कोई ऐसी बात आई 23 to 26 में? ऐसी कोई बात आई कि वापस नहीं लाया जा सकता या ऐसी कोई बात आई है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। हाइब्रिड, सेमी, ये हमारे लिए अभी तक देखें हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं आई। अगर हम नया लेके भी आते हैं, कुछ हाइब्रिड लेके भी आते हैं तो वो ऐसा ही होगा कि वो हाइब्रिड होगा, उस एनिमल के जैसे एक्ट करेगा जो डाई आउट हो चुका है। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन हमारे पास आई, कोई बात आई ऐसी हमारी जो ऑप्शंस हैं उसमें? ऐसी कोई भी बात नहीं आई है, राइट? तो यहां पे हमें कोई आंसर नहीं मिला, इसको हम स्किप कर देंगे। ओके, सो जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें सब कुछ मिले, सो वी विल जस्ट skip this one. Let's move to the next one. D देख रहे हैं अब हम। What is the actual point of this technology? अभी हम नाम ढूंढ रहे हैं। ये देखिए नोवैक। अब आधा नाम, इस चीज का गाइस ध्यान रखना है। बहुत बार इस केस में क्या होगा कि पूरा नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ लास्ट नेम दिया होगा या फर्स्ट नेम दिया होगा। अब किसकी बात आ रही है यहाँ पे? बेन नोवैक की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेज नोवैक की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन्स नोवैक की बात आ रही है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। अब नोवैक ने क्या कहा है? व्हाट इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? पहले उसने पूछा कि इस टेक्नोलॉजी का असली पॉइंट क्या है, फायदा क्या है। तो बेन नोवैक ने क्या कहा कि हमारा आइडिया हमेशा से क्या था कि एक स्पीशीज को दूसरी सुपर स्पीशीज से
हम रिप्लेस कर दें। उसने क्या बोला कि फिर उसने अपने पिजन्स की बात की यहाँ पे। जो ये वाले पिजन हैं, कौन से वाले? बेन टेल पिजन जो हैं ये 1 या 2 हेक्टेयर पे फैले हुए होते हैं, वेराज जो पैसेंजर पिजन होते हैं वो बहुत सारे बनाते होते थे, बहुत सारे घोंसले बनाते होते थे, कितने हेक्टेयर में कितने घोंसले बनाते होते थे ये उसने दे दिया। सिंस द डिसअपेरेंस ऑफ द की स्पीशीज, तो क्या हुआ है उसके चलते इकोसिस्टम जो वहां का था अमेरिका का वो बहुत सफर किया है जब से ये वाले पिजन्स चले गए हैं, ये उन्होंने बात की। यानी ट्रीज और उसको ब्रांचेस को बहुत इम्पैक्ट किया उसके जाने ने। दिस हैज लेफ्ट द फॉरेस्ट्स स्टैग्नेंट, यानी फॉरेस्ट्स को इम्पैक्ट किया है, वो स्टैग्नेंट हो गए हैं, यानी अब वो मूव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वो पिजन्स इतने ज्यादा घोंसले बनाते थे कि फॉरेस्ट बार बार पेड़ और वो टूटते थे और नए बनते थे। अब जब से वो पिजन चले गए हैं तो तब से पेड़ पौधे टूट नहीं रहे हैं, तो वो रीजेनरेट भी नहीं कर रहे हैं, तो रीजेनरेशन भी नहीं हो रही है उस फॉरेस्ट की। वो वाली बात हो गई, यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नोवैक, यानी नोवैक के हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर इन दोनों का एक हाइब्रिड पिजन क्रिएट किया जाए और तो वो क्या करेगा, और उसको दोबारा डालेंगे तो वो उसको री इस्टेब्लिश कर सकता है, यानी दोबारा बना सकता है किसको? फॉरेस्ट को। ओके, तो और हमने क्या देखा था, उसको फॉरेस्ट की जो डिस्टर्बेंस है उसको रिक्रिएट करेगा और उससे क्या होगा कि वो दोबारा से हैबिटेट वो रीजुवनेट हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था, इफ यू सी हमारे पास एक ऑप्शन थी, विल रीजेनरेट द वेजिटेशन ऑफ द हैबिटेट, थी एक हमारी ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर, लेट्स लुक एट दैट, go through the options 23, 24, 25, 26, 23 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो which option will be the right one? 23 नहीं है, कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉजेज की ऐसी कोई बात नहीं आई, a species brought back from extinction could have an beneficial impact on the vegetation। अभी यहाँ पे क्या बात आई, क्या चीज पे फायदा होगा? फॉरेस्ट पे फायदा होगा। फॉरेस्ट क्या होता है? वेजिटेशन होता है, प्लांट्स होते हैं, ग्रीनरी होती है। तो हमारा आंसर हो गया, इस वाले का आंसर हो गया 25 का हमारा आंसर हो गया ए। ओके, परफेक्ट। तो हमें 2 के आंसर मिल गए हमें, और अभी 2 रह गए हैं, मैं फिर यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। 23 का हमारा आंसर था बी। अब हमारे पास रह गए 24 और 26। देखते हैं, अभी 2 ऑप्शन थे हमारे पास, साइंटिस्ट का नाम देखिए 3 ही थे, ऑप्शन 4 थे, यानी कोई तो रीयूज होगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, आई एम गिविंग यू अ मिनट टू गो थ्रू इट। कोई कीवर्ड तीनों में से कोई भी आ रहा है तो देखें। यहाँ पे जॉर्ज की बात आ रही है, बट हमारे पास जॉर्ज का कोई नाम नहीं है, तो हम इसको ढूंढ रहे हैं फिर से हम अपने वाले ही। कहीं पे भी इन साइंटिस्ट का नाम नहीं आ रहा जो हमारे पास हैं, तो ये वाली ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगी। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं।
So what do you think is the answer to the remaining two? Put it there in the comments. I think you should be able to do it now. Let me put it on a single page for you guys. That will make it easier. Okay, here we go. Give me the answer, put it in the chat. For those who are in the VIP course, you guys can join me on Zoom after the session. After every session, 9 p.m. session, those who are in the VIP course can join me live on Zoom and हम इनको डिस्कस करेंगे. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, we will go through those doubts. For everyone else, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस. आपको सारी डिटेल्स, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, ओके, सो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके थ्रू ज्वाइन अस, register yourself on www.thelearningdesk.in, and if you want to join us live on Zoom, those details are also in the description. These classes happen every day at 9 p.m. India time. Do join us tomorrow, and we'll be doing another concept. We have already completed almost all the concept of reading. अब आप reading पूरा passage कर पाएंगे. Over the next few days, we will be practicing a lot of reading. If you want a lot of study material with us, join us on Zoom, and I will see you tomorrow. इसके last two questions के answers, put them in comments and I'll tell you what the answer is. So I'm giving you some time, go through it once and then give me the answer. See you guys tomorrow. Have a great time and happy Independence Day, and I'll see you tomorrow at 9 p.m. Bye. Have a nice time.